हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। एक बार फिर हम क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का पार्ट 2 कर रहे हैं। देखो, अभी हमने समझा, मैंने आपको बोला था कि मैं स्लीपर वाला जो टॉपिक है उसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, क्या मतलब है उसका। तो स्लीपर जो ट्रेन में मैंने बोला ना प्लैंक रखते हैं, अभी तो फिर भी हम आयरन का काम यूज में ले रहे हैं, लोहे का यूज में ले रहे हैं, जिसके वो जो ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स, उनके बीच में जो लगते हैं वो अब लोहे के बनने लगे हैं या फिर पत्थरों के बनने लग गए। पहले क्या किस चीज के बनते थे? वुड के, लकड़ी के बना करते थे। तो आप देखो रेलवे ट्रैक कितनी कितने किलोमीटर दूर तक जाती हैं, तो वो प्लैंक्स भी उनके बीच में हर थोड़े थोड़े गैप में लगता था। तो कितना वुड काम में आता होगा, कितने सारी लकड़ी काम में आती होगी। ये रीजन है एक डिफॉरेस्टेशन का, जो हमने पिछले वाले जो पार्ट 1 था उसमें पढ़ा था। देखो, तो अब स्लीपर्स क्या है? आफ्टर 1850 स्प्रेड रेलवे फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स। 1850 के बाद क्या हुआ? जो रेलवे था, जो रेलवे लाइन्स थी, रेलवे ट्रैक्स थे, उनका बहुत ज्यादा यूज में हम लेने लग गए थे। क्यों लेने लग गए थे? ब्रिटिशर्स यूज में लेते थे। किस लिए? एक तो ट्रेड के लिए, एक सामान यहां से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दूसरी चीज मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, उनके ही जो ट्रूप्स हुआ करते थे, जैसे आप मान लो टैक्स लेना है, तो पूरा का पूरा एक ट्रूप, एक ग्रुप जाएगा वहां टैक्स लेने के लिए। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगा, पेपर वर्क होगा, इन सब के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ता था। तो कैसे जाएंगे? कोई घोड़ा गाड़ी में तो जाएंगे नहीं, वो लोग किस में जाएंगे? रेल के थ्रू जाएंगे, तो रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ेगा। वुड एज फ्यूल, देखो वुड किन किन काम में आ रहा था? एक तो फ्यूल के काम में आ रहा था, जैसे कोल। अभी तो फिर भी नहीं जरूरत पड़ती, पहले क्या होता था? जो कोल, जो उनको डालना पड़ता था, उसमें जो इंजन होता था वहां गर्म में, उसमें उससे जो हीट आती थी, उससे स्टीम जो बनता था, गैस प्रोड्यूस होता था, उससे ट्रेन्स वगैरह चलती थी। तो वुड एज अ फ्यूल भी यूज में आ रहा था। और 1 माइल ऑफ ट्रैक रिक्वायर्ड 1760 to 2000 स्लीपर्स। एक माइल की बात बता रहे हैं ये। सिर्फ एक माइल में कितना अमाउंट, कितने सारे स्लीपर्स लग रहे हैं? 760 to 2000। ये जो कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि स्लीपर्स का सबसे यूज, स्लीपर्स में वुड यूज क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? क्योंकि वो प्लैंक बना रहे थे। और रीजन क्या था कि इतने सारा वुड यूज में आ रहा था? क्यों क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए, उनके ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए। और रीजन ये था कि वो फास्ट, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान पहुंचा सके, प्रोडक्ट पहुंचा सके, और जो ग्रुप है वो जा सके। ठीक है। रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड, और ज्यादा एक्सपेंड हुआ। कितना? कब? 1819 में। देखो 1890 में कितना था किलोमीटर? 25,500। इतना तो फिर भी समझ में आ रहा है। मगर देखो 1946 में आते आते क्या हुआ? 7,65,000 किलोमीटर। कितना कितना ज्यादा इनमें गैप है, और वो कितना ज्यादा प्लैंक यूज में लेने लगे होंगे। तो उसके कारण कितने सारे पेड़ कटते होंगे। क्यों? स्मूथ बनाना पड़ता है ना, उनकी पट्टियां काटनी पड़ती है, उनको स्मूथ करना पड़ता था। ऐसे तो लकड़ी का एक लॉग नहीं लगा देंगे उसमें, एक गोल लॉग, उस पर काम भी होता है, तो कितनी लकड़ी वेस्ट भी होती है। देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो अब तमिलनाडु है, मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन कट 35,000 ट्रीज। उन्होंने अकेले ने 35,000 ट्रीज काटे थे। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ह्यूज है। सोचो डिफॉरेस्टेशन का कितना बड़ा रीजन है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या रीजन था, उस टाइम क्यों हुआ था, तो ये सब जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। बुक में से जो मेन लाइंस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एज अ आपको जो मार्क करके अपन लिखते हैं ना, क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, फिर आंसर में जो मेन लाइन लिखते हैं, जिसको आप अंडरलाइन करते हो ब्लैक पेन से, वो यही सब है। तो आप इसको तो कहीं ना कहीं प्लीज लिख ही लिया करिए आपकी कॉपी में या रफ कॉपी में। तो अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अब तमिलनाडु है, अलोन कट 35,000 ट्रीज इस चीज के लिए, ट्रेडिंग के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए। तो सोचिए एक सिंगल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरी की पूरी कंट्री में कितना कितना सारे नंबर्स होंगे ट्री के उस टाइम कटिंग के। एट छोटा नागपुर, देखो छोटा नागपुर की बात हो रही है। आदिवासी हायर्ड टू मेक प्लैंक्स।
आदिवासी लोगों को हायर किया गया था। एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है अपनी बुक में, तो वहां पे क्या बहुत सारे पेड़ कटे हुए, तो आदिवासी लोग उनको उनकी कटिंग कर रहे हैं पेड़ों की। क्यों भाई? वो लोग खुद तो नहीं कर रहे थे, आदिवासियों के थ्रू, क्योंकि उनको नॉलेज है कैसे पेड़ काटना है। वो तो उससे मशीन से या खुद कटिंग करेंगे तो शायद पेड़ तो उनके ऊपर ही गिर जाएगा, इतनी नॉलेज थी उनको, तो यूज करना आता है रिसोर्सेज को सिर्फ कि हम कैसे पैसा कमाएं। तो किसको लगाया? आदिवासियों को। आदिवासियों को हायर किया प्लैंक बनाने के लिए, पेड़ काटने के लिए। बट देखो, एट छोटा नागपुर आदिवासीज हायर टू मेक प्लैंक्स बट वाज नॉट अलाउड टू कट ट्रीज फॉर देयर ओन हाउसेस। खुद के घर के लिए तो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अगर खुद के घर के लिए यूज करोगे उन लकड़ियों को तो लकड़ी कम हो जाएगी। वो इतनी कम लकड़ियां होना भी उनको टॉलरेट नहीं हो रहा था। उन्हें क्या लग रहा था, ये आदिवासी क्या करे, जब हमारे अंडर में काम कर रहे हैं खुद यूज नहीं करे बिल्कुल भी। उसको भी उन्होंने सोने की तरह छुपा रखा था लकड़ी को। देखो उसका रीजन क्या है, क्योंकि इतना रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स बाहर उन लोगों ने देखा नहीं था। यहाँ इंडिया आके उनको ऐसा लग रहा था कि हम क्या क्या नहीं कर ले। वुड मतलब लकड़ी, इतने जंगल, इतने प्लांट्स, इतने आपको मेडिसिन के लिए प्लांट चाहिए, या कितनी चीज के लिए। देखो एक रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उसमें कोल का भी यूज आ रहा है, प्लैंक्स के लिए भी लकड़ी लग रही है। सिर्फ एक सिंगल टॉपिक है ये, तो उनके लिए तो ये नेचुरल रिसोर्स का पूरा खजाना था इंडिया। तो वो लोग क्या चाह रहे थे, हम जितना हो सके वो बटोर के अपने यूरोप में ले जाए। दैट छोटा नागपुर आदिवासीज हैड टू मेक प्लान्स but was not allowed to cut trees for their own houses. और देखो elephant were used to lift timber at Rangoon. अब elephant were used to lift timber at Rangoon, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एट छोटा नागपुर आप इसको अंडरलाइन करोगे, रंगून आप इसको अंडरलाइन करोगे, तो ये बुक में बताने का ये रीजन नहीं है कि हमने एक जानवर जो है वो कौन है, एलिफेंट, उसको यूज किया। बताने का मतलब ये है कि वो कितना ज्यादा कटिंग करते होंगे कि कोई घोड़े को या बैल को इनको लगा के काम नहीं लगा। किसको करवा रहे थे? एलिफेंट को। तो सोचो वो कम, एक तो वो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा वो उठा सकता है और ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है। तो सोचो एलिफेंट क्यों लिया, क्यों गाय नहीं ली, क्यों घोड़ा नहीं लिया? थक जाएंगे और कम टिम्बर उठा पाएंगे, कम लॉग उठा पाएंगे लकड़ी का, और ये ज्यादा लॉग उठा पाएगा और ज्यादा लंबे टाइम तक काम करेगा। तो वो बहुत इन सब चीजों के लिए बहुत ऐसे थे कि जितना हो सकता है उतना काम करे। भाई उन सब से थोड़ा स्लो हो जाएगा काम, हम तो डायरेक्ट एलिफेंट का ही काम मिलेंगे। तो बुक में जो वो पिक्चर दिखाई है सिर्फ इसलिए नहीं कि कौन सा जानवर यूज किया, आप उसको डीप में देखिए कि उसका रीजन क्या था उनको यूज करने का। तो देखो आदिवासियों को यूज किया, उनको ट्रिक पता है कि कौन सा पेड़ कितनी जल्दी और कैसे कटेगा। एलिफेंट को यूज क्यों किया? इसलिए किया कि ज्यादा से ज्यादा उनका काम लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वुड को लिफ्ट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये रंगून वाला जो है एलिफेंट जरूर याद करिएगा, एलिफेंट और रंगून अंडरलाइन करो, छोटा नागपुर आदिवासी ये अंडरलाइन करो, इससे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसकी पूरी लाइन क्या है। ब्रिटेन रॉयल नेवी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली दे वर क्रिएटिंग, वो क्रिएट कर ही रहे थे ना ब्रिटेन रॉयल जो नेवी है। क्यों? क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19 वाली जो सेंचुरी है, ओक फॉरेस्ट डिसअपियर्ड, क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। क्यों? देखो ओक का वो लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, तो 19th सेंचुरी के आसपास क्या हो गया, वहां पे ओक खत्म होने लगा। डिफॉरेस्टेशन, उन्होंने तो अपना देश बर्बाद कर ही गया था, बाद में तो हमें बर्बाद करने आए थे। तो डिफॉरेस्टेशन वहां तो उन्होंने ओक का इतना यूज किया कि वो खत्म होने लगा। अब क्या किया, सर्च पार्टी आई टू एक्सप्लोर इंडिया। अब इंडिया देखते ही तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भूखे को खाना मिल जाता है, वो वाली हालत कि बस अब तो क्या करें, हम जितना हो सकता उतना खा लें। तो search parties explore India resources and vast quantity of timber exported there. वास्ट क्वांटिटी में क्या हुआ, टिम्बर का उनको यूज तो लेना था, वहां तो खत्म कर दिया था, यहाँ जितना भी मिल रहा था उसको वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे
क्योंकि उन्हें तो अब ऐसी वो जो सर्च पार्टी उन्हें तो दिखा, तो इंडिया में तो इतने रिसोर्सेज हैं इस चीज़ से रिलेटेड, उनको ज़रूरत पड़ती होगी उनको रॉयल नेवी को ओक के टिम्बर की इनकी, तो वो लोग कैसे तैसे करके 19th सेंचुरी की बात है, ऐसे याद रखो, अर्ली 19th की बात है, उनके यहाँ क्रिएटेड हो गई थी। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि ओक फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए थे। सर्च पार्टीज आई यहाँ इंडिया में, रिसोर्सेज को सर्च किया और क्या देखा, यहाँ तो बहुत सारी है वास्ट क्वांटिटी में, तो उन्होंने उन टिम्बर को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो प्लांटेशंस क्या आता है यहाँ पे। प्लांटेशंस क्या होता है? प्लांटेशन पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, कॉमर्शियल फार्मिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव एट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, किसी भी लैंड में वैसा काम करना जिससे उनको प्रॉफिट मिले। ऐसे ही नहीं घास उगाना, या मैंने शौक के लिए मनी प्लांट उगा लिया, या मैंने रोज उगा लिया, सनफ्लावर। कॉमर्शियल क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए किसी भी कोई भी फार्मिंग करना फॉर प्रॉफिट मोटिव, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ी लैंड। अब लैंड ऐसा तो है नहीं है, वही मिल जाएगा, खाली जमीन थी हमने काम शुरू कर दिया, अरे वो फॉरेस्ट को ही तो काट रहे हैं उस लैंड को, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ फॉरेस्ट है, इट मीन्स ये लैंड अच्छी है प्लांट्स के लिए। तो क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे ये जो कटे हुए लगे हुए पौधे उनको तो हटा दो, हम एक नया पौधा वहां पे लगाएंगे, वहां नया प्लांटेशन करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा। इस पेड़ से तो प्रॉफिट मिल नहीं रहा, इन पेड़ों से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जो जंगली पेड़ है। हम एक अच्छा नया पौधा लगाएंगे, उससे हम प्रॉफिट गेन करेंगे, पैसा कमाएंगे। देखो घूम फिर के कहाँ आ जाते हैं ये, सिर्फ पैसा कमाने में। कॉमर्शियल फार्मिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। नेचुरल फॉरेस्ट वर्क क्लियर, नेचुरल जो ऑलरेडी वहां थे उनको तो साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। टू कल्टीवेट क्रॉप्स, क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे। भाई क्रॉप क्यों कल्टीवेट करेंगे? कौन से? टी, कॉफी, रबर। टी, कॉफी, रबर क्यों कल्टीवेट करेंगे? क्योंकि ये जो सामान जो वहां तो लैंड बाकी बची नहीं, वहां तो बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, फैक्ट्रीज बन गई, कहाँ? यूरोपियन कंट्रीज में। तो हम क्या करेंगे? ये जो टी, कॉफी, रबर यहाँ उग रहे हैं ना, हम उनको सबको एक्सपोर्ट करेंगे, वहां बेचेंगे। और वहां बेच के आप ये भी देखिए, यहां से सामान वहां जाता था, वहां से बन के, जैसे हमने यहां से कॉटन गया फॉरेन में, वो एक कपड़ा बन के, एक अच्छी शर्ट बन के वापस लौट के आता है। वो 10 रुपए का कॉटन 100 रुपए में बेच रहे हैं, क्या बना के? शर्ट बना के। तो वही चीज है, कॉफी बीन्स भेजी और वो क्या बना रहे हैं? उनको मिक्स करके कॉफी का जो पाउडर हो रहा है वो बना के भेज रहे हैं और बोल रहे हैं ये खरीदिया। ट्रिक्स हैं ये पैसा कमाने के। नेचुरल फॉरेस्ट वर्क क्लियर टू कल्टीवेट क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर, ठीक है। ये सब कल्टीवेशन के जो क्रॉप्स हैं बेसिकली ये थे मेन। टू मीट यूरोप नीड, भाई यूरोप नीड का मतलब ये नहीं उस कंट्री का नीड, यूरोप के जो पीपल थे उनके बारे में बात हो रही है। तो यूरोप तो यूज नहीं कर रहा, यूरोप के जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन है, वो यूज कर रहे हैं इन चीजों को। वास्ट एरिया वर्क क्लियर्ड फॉर प्लांटेशन फॉर यूरोप, यूरोप के लिए हम प्लांटेशन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वास्ट एरिया क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं फॉरेस्ट को। और वो भी हमारे खुद के लिए नहीं, किसी और को, किसी और कंट्री के लिए हम हमारा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। वहां पे अच्छी चीजें, कुछ नई चीजें उनके अकॉर्डिंग, कुछ अच्छे क्रॉप्स उगा रहे हैं, उन क्रॉप्स को वापस हम उनकी कंट्री में भेज रहे हैं और उनकी कंट्री के लोग उसे यूज कर रहे हैं। अब देखो राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का कैसे, जो उनका जो भाई स्टार्ट कैसे हुई, क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, ये हम बताते हैं। इतना समझ में आ गया प्लांटेशन के लिए क्या कर रहे थे? प्लांटेशन साफ कर रहे थे फॉरेस्ट और क्रॉप्स उगा रहे थे। ये समझ में आ ही गया। हमारा स्लीपर वाला प्लांट्स यूज करते हैं जो कि अब हम यूज नहीं कर रहे, अब हम लोहे के या फिर उसके स्टोन वाले जो ना उसके होते हैं, पत्थर के, वो वाले यूज करते हैं। Rise of commercial forestry. British was worried about use of forest by local people. मतलब इनको इतने से भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स इस चीज से परेशान थे कि लोकल पीपल नहीं, वो जो है वो लोग कहीं फॉरेस्ट का यूज नहीं कर ले। अब देखो आदिवासी जो है वो हायर तो किए प्लांट बनाने, मगर उनको खुद के घर के लिए
लकड़ियां उनको ले जाने के लिए अलाउ नहीं थे वो लोग। अब यहाँ इन्होंने सोचा जो लोकल पीपल है कहीं चुप चुप के लकड़ियां तो नहीं ले जा रहे, मतलब आप घर तो आप किसी और के चोरी करने आए हो और वहां भी सोच लो कोई वहां घर का आदमी उस चीज को यूज ना कर ले, सारी चीजें हम ही समेट के ले जाए। The British was worried about use of forest by local people. तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल एक्सपर्ट इस पोस्ट को बनाया उन्होंने अपनी तरफ से, एक नई पोस्ट बनाई और जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे, एक्सपर्ट थे, वो डेट्रिच ब्रांडेस थे और उनको क्या किया गया, इनवाइट किया गया यहाँ पे, इनको डेट्रिच को ब्रांडेस को इनवाइट किया गया। अब उन्होंने क्या काम किया देखो, वो मैं अभी बताती हूँ। अब उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने कि उनकी जो सोच थी वो कैसी थी, अब हम ये देखते हैं। अब देखो डेट्रिच ब्रांडेस ने क्या क्या किया, बिलीव्ड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन में वो बिलीव कर रहे थे कि हम जो है कंजर्व करेंगे, बचाएंगे पेड़ों को, तभी तो हम आगे यूज में ले पाएंगे। Timber and just felling or trees and grazing to be restricted. देखो, believe in science of conservation, साथ में backed of legal sanction। उन्होंने बोला कि अगर हमें कंजर्वेशन करना है, पेड़ों को बचाना है, तो दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। किन चीजों पे, एक तो साइंस ऑफ कंजर्वेशन जो बचाने का तरीका है उसको थोड़ा आगे लाया जाए, लोगों को बताया जाए, और जो बैक्ड ऑफ लीगल एक्शन, और जो इसको नहीं, जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर आपको ये वाला जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारे अंडर में आता है और कोई चला गया, कोई लोकल पीपल वहां के पेड़ की कटिंग कर रहे हैं, पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं घर के लिए, तो उनको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। उसको ये दो चीजें समझ में आई कि एक तो मैं क्या करता हूँ, बिलीव्ड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन। भाई कंजर्वेशन आप कैसे करोगे, एक तो आप टिम्बर को और जो ट्रीज की कटिंग है उसको थोड़ा कम कर दो, ग्रेजिंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जो कैटल आ रही है चढ़ने के लिए उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दो कि वो उसको यूज में ही यूज नहीं लेंगे तो वो बचेगा हमारे लिए। और बैड फॉर लीगल, और जो कर रहा है ऐसा हमारे बताने के बाद भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट टू दोस्त हु वायलेट्स दैट, उन लोगों के लिए पनिशमेंट जो कि ये अप्लाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं मान रहे। तो ये उन्होंने किया, समझ में आई, कंजर्वेशन की बात करी, मगर प्रॉफिट किसका देखा, खुद का ही देखा प्रॉफिट। देखो ब्रांडेस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, और ये ना इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब जो ब्रिटिशर्स थे तभी सेट हुआ था, उन्हीं लोगों ने सेटअप किया था। ये जो अभी अपना ना फॉरेस्ट रिसर्च वाला जो आता है पूरा, कितने एग्जाम देते हैं बच्चे, वो सब जो बनाया है ना, पोस्ट बनाई है, वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाई है। तो ब्रांडेस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1864 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। ये दोनों चीजें किसने लागू करी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट बनाया देहरादून में, वो कब बना, 1906 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब हुई थी, 1864, ये नहीं भूलना है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, ऐसे याद करो। इंडियन का फॉरेस्ट सर्विसेज शुरू कर दी थी 64 में, और एक्ट लागू किया एक साल बाद 65 में। और इसके लिए जब एक्ट लागू किया तो लोग एक जगह तो चाहिए इस बारे में डिस्कशन करने के लिए, फॉरेस्ट के बारे में, तो ऐसे याद करो, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको बनाना पड़ा देहरादून में। कब बनाया, 1906 में। काफी टाइम है ना, 65 से 1906, तो इतने सालों बाद उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट उन्हें बनाना पड़ा। सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून 1906, ऐसे याद करना, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जब बना ना तो फॉरेस्ट एक्ट में 2 बार अमेंडेड, मतलब चेंजेस हुए 2 बार। स्टिल अभी भी एक चेंज हुआ था, जो बैम्बू वाला चेंज हुआ था ना अभी थोड़े टाइम पहले बैम्बू को क्या बना दिया था, ग्रास बना दिया था, एज अ ग्रास देखते थे तो कोई भी कट करता था, मगर अब इस चीज को बंद कर दिया गया है कि वो ग्रास नहीं है। जैसे और ट्रीज को आप कट नहीं कर सकते, वैसे आप बैम्बू को भी कट नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले हुआ है ये चेंज। द अमेंडमेंट इन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में उन्होंने ये बना, ठीक है। उसके 1 साल बाद ये लागू हुआ, तब इन्होंने चेंज किया। क्या चेंज किया, डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज।
3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जो कि हम इनको 2 का ही करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट जो है ना काफी सिमिलर। तो आप देखो, रिजर्व जो पूरी तरीके से प्रिजर्व्ड है, ऐसे याद रखना, जो रिजर्व्ड एरिया है फॉरेस्ट का वो प्रिजर्व है, वहां हर कोई घुस नहीं सकता, हर कोई कटिंग कर नहीं सकता। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, क्या रीजन है, क्यों कटिंग कर रहे हैं। और देखो, इंडियन तो अलाउड थे ही नहीं, करता धरता तो यही थे, यही अपने अकॉर्डिंग ही कटिंग कराते थे और उनके ही ऑफिसर्स थे। तो इंडियन तो अलाउ ही नहीं था वहां पे ऐसे ही जाए, और कोई जाए ग्रेजिंग के लिए कैटल के साथ जाए, या अकेला जाए, या फिर घर बनाने के लिए पेड़ काटते, तो अलाउ ही नहीं था। प्रोटेक्टर विलेज फॉरेस्ट जो था वहां पे उन्होंने अलाउ कर रखा था, वुड कैन बी कलेक्टेड, वहां से आप लकड़ियां ले सकते हो, वहां कैटल को भी आप ग्रेज करवा सकते हो। तो वो तो अब ऐसा नहीं था, ये वाला प्रिजर्व एरिया अगर हम माने तो 100 में से 70-80% उनके पास था, बाकी का 30-35% प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट के लिए दिया गया था कि आप यूज कर लो। भाई यूज कर लो, थोड़ा बहुत आप सरवाइव करोगे तभी तो हमारे अंडर में काम करोगे। थोड़ा बहुत तो आपको, क्योंकि आदिवासी काम कर रहा है, हमने देखा, तो आदिवासी काम कर रहा है तो जीने के लिए कुछ तो करेगा, कहीं तो रहेगा, कहीं तो खाएगा। तो देखो, इनडायरेक्टली वो उन्हीं का ही प्रॉफिट था कि इतना सा एरिया दे दो कि कम से कम ये जी तो पाए, तो हम काम मिले। सिमिलर चेंजेस इन 1927, काफी कुछ ऐसा ही सिमिलर कुछ चेंजेस हुए, इतना याद नहीं रखना। सिमिलर चेंजेस इन 1927 एंड फेवर फॉर, सेम है, उनका ब्रिटिशर्स के फेवर में था। जैसे ये ब्रिटिशर्स के फेवर में ना, भाई वो लोग काम में ले रहे हैं और बाहर टिम्बर का यूज कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा एरिया दे रहे हैं कि आप थोड़ी सी जिंदगी जी लो। वही वाली चीज है जो 1927 में वापस जो हुआ, याद रखना है 1865 के बाद कब हुआ है, 1927। इसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो भी काफी किसके फेवर में थे, ब्रिटिशर्स के भी फेवर में थे। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चैप्टर बहुत बड़ा है और मुझे ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ पार्ट्स बन जाएंगे इसके ज़्यादा। तो मगर आप जो भी मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आपको याद रखना। चलिए, थैंक यू।